तो आज के हमारे 4 टॉपिक जो हैं बाइनोमियल के हमारे यहाँ से जो क्वेश्चंस हैं 3 पीएनसी के 3 देन बाइनोमियल प्लस पीएनसी ओके कंबाइंड हमने यहाँ कंसीडर किया 2:1 में देन वेक्टर के 3 ओके सो डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस को। हाँ जी, तो क्वेश्चन जो हमारा फर्स्ट यहाँ पे कंसीडर है और डिविजिबल वाई आपको बताना है। द क्वेश्चन इज सेइंग दैट 25 190 माइनस 19 टू द पावर 119 8 टू द पावर 190। तो इस तरीके से क्वेश्चन है, हमें बताना है कि ये जो हमारा नंबर है किस किस से डिविजिबल है। तो डिविजिबिलिटी जब भी आपको चेक करनी हो तो सिर्फ एक ही तरीका बेस्ट होता है, चाहो तो बाइनोमियल से भी आपको इसको चेक कर सकते हैं, बट हम बेस्ट मेथड बताते हैं कि अगर हम देखें एक्सट्रीम डिफरेंस देखो 25 टू द पावर 190 और एक्सट्रीम डिफरेंस 2 के साथ क्रिएट होगा और डिफरेंस मीन्स एक सीरीज होती है ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन, जिसको हम लिखते हैं ए माइनस बी ए टू द पावर एन माइनस वन बी की पावर जीरो ए टू द पावर एन माइनस टू बी की पावर वन एंड सो ऑन। लास्ट टर्म विल बी ए टू द पावर एन माइनस वन बी की पावर एन माइनस वन ओके। वेरी इंपॉर्टेंट बाइनोमियल सीरीज एक्सपेंशन होती है। तो यहाँ से ये बताता है कि जब भी ए टू द पावर एन माइनस बी टू द पावर एन का टर्म आपको कंसिडरेशन में मिलेगा तो वो पूरा का पूरा नंबर ए माइनस वन से डिविजिबल होगा ही होगा, ए माइनस वन से डिविजिबल होगा ही होगा। तो यहाँ इस क्वेश्चन को अगर मैं देखूँ 25 की पावर 190 है ओके, इसको मैंने डिफरेंस में कंसिडर किया ए टू द पावर 190 ओके प्लस वन। देन सेकेंड मैंने कंसिडर किया यहाँ पे माइनस को बाहर मैंने कंसिडर किया यहाँ पे, माइनस बाहर लेके लिखा 19 टू द पावर 190 माइनस टू की पावर 190। इस तरीके से मैंने इसको बनाया नंबर को, ठीक है। तो देखने से पता लगता है यहाँ से डिफरेंस कितने का क्रिएट हो रहा है 17 का। जैसे a टू द पावर n माइनस बी टू द पावर n, यहाँ से डिफरेंस कितना क्रिएट है a माइनस बी। तो जो नंबर का डिफरेंस है उससे a की पावर n माइनस बी की पावर n डिविजिबल है। दैट मीन्स यहाँ पर भी जो नंबर का डिफरेंस आ रहा है 17 से होल नंबर विल बी डिविजिबल। और उसके बाद जो बच रहा है, जैसे कि यहाँ डिफरेंस लेने के बाद जो हमारे पास टर्म बच रहा है उसको हम कुछ भी कंसीडर कर सकते हैं। तो मैंने भी यहाँ पे मान लिया दैट नंबर विल बी लैम्डा टाइम्स ओके 17 इंटू लैम्डा। नाउ माइनस यहाँ पर भी मैंने देखा डिफरेंस कितने का है 17 और जो होल रिमेनिंग टर्म्स बचेंगे उसको मैंने मान लिया म्यू टाइम्स ओके। तो ओवरऑल हमारे पास कितना आ गया, ओवरऑल हमारे पास आ गया 17 लैम्डा माइनस 17 म्यू और वी कैन से 17 टाइम्स ऑफ लैम्डा माइनस म्यू ओके सर। तो इसका मतलब यहाँ से एक चीज़ तो क्लियर है कि ये पूरा का पूरा जो नंबर है हमारा 17 से तो डिविजिबल होगा ही होगा। दैट मीन्स जो हमारा नंबर ये गिवन है यहाँ पे 17 से तो डिविजिबल है ना। अब हम आगे चेक करते हैं, आगे अगर हम यहाँ पे चेक करते हैं तो मुझे पता लगता है कि कम से कम डिफरेंस कितना क्रिएट कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि 25 की पावर 190 माइनस 19 टू द पावर 190, एक तो ये हमने डिफरेंस क्रिएट किया। नाउ प्लस माइनस कॉमन लिया 8 की पावर 190 और माइनस टू की पावर 190। हम पैटर्न अलग अलग पैटर्न में सेम क्वेश्चन को लिखते जा रहे हैं, ठीक है। तो एक तो क्लियर हो गया कि पूरा का पूरा नंबर 17 से तो डिविजिबल है। नाउ अगेन हम यहाँ से चेक करते तो हमें पता लगता है कि यहाँ से जो डिफरेंस क्रिएट हो रहा है वो 6 का आ रहा है और जो रिमेनिंग बचेगा उसको मैंने मान लिया लैम्डा टाइम्स या कुछ भी मान लो कॉन्स्टेंट। अगेन ये डिफरेंस कितने क्रिएट हो रहा है 6 का डिफरेंस क्रिएट हो रहा है और कितने टाइम्स आएगा म्यू टाइम्स। दैट मीन्स अगेन हमारे पास नंबर क्या आएगा 6 टाइम्स ऑफ लैम्डा माइनस 6 टाइम्स ऑफ म्यू। अगेन 6 हमारा बाहर आएगा और लैम्डा माइनस म्यू। That means we can say that the given number is also having the factor 6। तो यहाँ से दो चीज़ें क्लियर होगी कि हमारे पास 6 का फैक्टर ये नंबर रखता है, 17 का फैक्टर ये नंबर रखता है ओके। अगर ये दो नंबर फैक्टर में है हमारे पास इसके पास इस क्वेश्चन में, हम ये कह सकते हैं यहाँ से अब क्लियर कट कि हमारे पास 17 का फैक्टर है, हमारे पास 6 का फैक्टर है, दो फैक्टर से हमें मिल गए। बट एक्चुअल में हमसे ये कह रहा है कि 14 और 34 से बताओ क्या ये नंबर डिविजिबल होगा। तो 14 से डिविजिबल होने के लिए इसके दो जो प्राइम फैक्टर हैं 2 और 7 दोनों से होना चाहिए, दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। और 34 की अगर हम बात करें 34 से डिविजिबल होने के लिए नंबर हमारे पास 17 से भी होना चाहिए और 2 से भी होना चाहिए। तो यहाँ से ये चीज़ तो क्लियर है कि सर 17 का तो फैक्टर मिल गया, 2 का फैक्टर नहीं दिख रहा है। एक्चुअली जो 6 आपके पास है उसके पास 2 का भी फैक्टर है और 3 का भी फैक्टर है। दैट मीन्स 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है ये नंबर। इसका मतलब 34 से तो डेफिनेटली डिविजिबल होगा ये नंबर, 34 से डेफिनेटली डिविजिबल होगा ये नंबर। अच्छा 17 इंटू 3 51 से भी ये डिविजिबल होता है। अगर यहाँ आपके ऑप्शन में 51 ऑप्शन होता तो 51 से भी
डिविजिबल होता, बट ये 14 से नहीं हो सकता। वाई? सी सर 2 का तो फैक्टर मिल गया, बट 7 का फैक्टर नहीं मिल रहा यहाँ पे। इसका मतलब अगर 14 से डिविजिबल हमें फैक्टर चाहिए, दैट मीन्स हमें 7 का भी फैक्टर चाहिए, जो कि इसके पास नहीं है। सो वी कैन से द गिवन नंबर जो हमें दे रखा है वो हमारा 34 से तो डिविजिबल है, बट नॉट बाय 14। सो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन इज सेइंग दैट leaves the remainder alpha when divided by 3 and leaves the remainder beta when divided by 7. Okay, तो अगेन चेक करते हैं अप्लाइंग द कॉन्सेप्ट हियर। ओके, सो जो नंबर हमारे पास दिया हुआ है उसको अगर मैं 3 से डिवाइड करते हैं तो फर्स्टली हमें 3 का डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए, सारे के सारे डिजिट का सम। सो एक्चुअली हमें जो दे रखा है 22 टू द पावर 2022 प्लस 2022 टू द पावर 22, इसको 3 से डिविजिबिलिटी में चेक करना है। तो एक्चुअली अगर मैं ध्यान से देखें तो पता लगेगा कि 2 + 2 4 आ रहा है। ओके, तो यहाँ से तो रिमाइंडर बन जाएगा आपका प्लस का 1 टू द पावर इवन, यहाँ से आपका अगेन +1 टू द पावर इवन। सो जस्ट वेट, यहाँ से तो बेटा 6 आ जाएगा ना, 2 + 2 + 2 6, तो 6 तो परफेक्टली जा रहा है, यहाँ से रिमाइंडर आ जाएगा 0। सो ओवरऑल हमारे पास आ जाएगा 1 की पावर 2022/3। ओके, दिस विल बी द अल्फा। सो अल्फा इज द रिमाइंडर। ओके, सो 1/3 overall comes out. So we can say 1/3, the positive remainder is 1 and the negative remainder is -2. ओके, सो अल्फा की दो पॉसिबल वैल्यू हो सकती है, 1 हो सकती है या फिर -2 हो सकती है। चलो नेक्स्ट हम बीटा की बात कर लेते हैं। सेम क्वेश्चन, तो इसी को हम अगेन 7 से डिवाइड करके देखते हैं। तो 22 टू द पावर 2022 प्लस 2022 द पावर 22 बाय 7 देन 7, तो यहाँ से 7 3 या 21 होता है, तो +1 की पावर इवन। यहाँ से भी अगर हम चेक करते हैं 2022, तो सेपरेटली एक बार डिवाइड करके देख लेते हैं कितना बनेगा। तो 7 से मैंने 2022 को डिवाइड किया, 14 बचेगा 6, 7 8 जा 56, देन अगेन 6, 7 9 जा 63। सो वी कैन से नेगेटिव रिमाइंडर -1 कम्स आउट इज। ओके, तो यहाँ से तो आ गया 1 टू द पावर, फ्रॉम यहाँ से आ जाएगा 1 की पावर 2022/7, फ्रॉम यहाँ से आ जाएगा -1। ओके, प्लस -1 की पावर 2022/7। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो ये हमारे पास आ जाएगा, दोनों की पावर इवन है, तो 1 + 1 2/7 कम्स आउट। ओके, 2/7 इंडिकेट कर रहा है कि आपके पास पॉजिटिव रिमाइंडर 2 है एंड नेगेटिव रिमाइंडर -5 है। तो अगेन हमारे पास बीटा की वैल्यू 2 आ गई। ठीक है, अल्फा जब हमने पॉजिटिव रिमाइंडर कंसीडर किया तो 1 आया, बीटा जब पॉजिटिव रिमाइंडर किया तो 2 आया, और बीटा जब नेगेटिव रिमाइंडर किया तो -5 आया। तो ये हमारे पास पॉसिबल वे है अल्फा और बीटा। सो इफ वी एडेड स्क्वायर देन ऐड करते हैं, तो हमारे पास यहाँ से 1 + 4 कम्स आउट इज 5। सो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। दिस वन वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो एक हमारे पास प्रॉपर्टी होती है प्रॉपर्टी है कि समेशन ऑफ r = 0 से लेके r = अगर n तक जा रहा है, ओके, देन NCR/1 + r। इसका ओवरऑल सॉल्यूशन होता है 1/n+1 समेशन ऑफ n+1 CR+1। ओके, देन r = 0 to r = n। Okay, and remember one thing that NCR summation of r = 0 to r = n, ये एक्चुअली है क्या आपका, ये आपका है NC0 NC1 NC2 एंड सो ऑन प्लस NCn, जिसकी वैल्यू होती है 2 की पावर n। गेटिंग माई पॉइंट, दिस वैल्यू विल बी 2 to the power n। सो व्हाट विल कम्स आउट इज, चेक कर लेते हैं एक बार को हम। ओके, एक बार को हम चेक कर लेते हैं। ठीक है सर, तो इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इसका जो जनरलाइज स्टेटमेंट है कुछ इसी तरीके से देखा जाए, n = आपके 0 से लेके जस्ट वेट, ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। तो अगर इस सीरीज को हम लिखना चाहें तो इसी तरीके से लिख सकते हैं। इसको रिवर्स में जरा एक बार को आप देखिए, सीरीज को हमारे पास है NC0, वी कैन राइट 0 + 1, अगेन NC1 डिवाइड बाई 1 + 1, again NC2 divided by 1 + 2 and so on, again NCn-1, it will be divided by 1 + n-1, then again
लास्ट टर्म विल बी प्लस एन सी एन डिवाइडेड बाय एन प्लस वन, सेम पैटर्न। और इसका जनरलाइज रिजल्ट जो मैंने लिखाया था आपको, द वैल्यू विल बी 2 to the power n plus 1 minus 1 upon n plus 1 will be the solution of the series. This is the generalized formula. Okay, so we can directly write the whole question 2 to the power n plus 1 minus 1 upon n plus 1. ओके, और इसकी वैल्यू आपको ऑलरेडी दे रखी है 1023 by 10. ओके, so we will write 1023 by 10. So this value 2 to the power n plus 1 minus 1 upon n plus 1, again 2 to the power n plus 1 minus 1 upon n plus 1 equal to 1023 divided by 10. Now see, if we put n equal to 9, so it will be 2 to the power 10, and we know that 2 to the power 10 is 1024, and minus 1, then same pattern will follow out. और यहाँ से हमारा आंसर क्या आ जाएगा, सेम यहाँ से आंसर यही आ जाएगा, n equal to 9. Okay, so n equal to 9 is the right answer. ठीक है जी, n equal to 9 is the right answer. Now next one question, this one. ये भी हमारा एक सेम पैटर्न सीरीज है, जिसमें मैंने, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, जस्ट सी. ओके, क्योंकि एन सी आर इक्वल टू एन सी एन माइनस आर होता है, तो उसको लिख सकते हैं समेशन ऑफ आर इक्वल टू 0 टू आर इक्वल टू 22 तक जा रहा है सीरीज, और इसको मैंने किया 22 माइनस आर. ओके, देन सेकंड वन है 23 सी आर. ओके, अब अगर मैं इसके टर्म्स को लिखूँ, आर की वैल्यू 0 डालेगा, कितना मिलेगा 22 सी 22, तो यहाँ कितना मिलेगा 23 सी 0, प्लस नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा 22 सी 21, यहाँ से कितना आ जाएगा 23 सी 1. ओके, एंड डॉट 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 एंड सो ऑन, लास्ट टर्म विल बी 22 सी 0, यहाँ से आ जाएगा 23 सी 22. एक चीज़ तो कॉमन है सर ओवरऑल सीरीज के अंदर, जो अगर मैं इनके आर हैं दोनों के अगर ऐड करता हूँ तो 22 कॉन्स्टेंट मिल रहे हैं. तो जब भी ऐसा पैटर्न मिलता है तो हम करते क्या है, जो इनका एन होता है, इसका पहले का और दूसरे का, इनको मैं ऐड कर देते हैं, ठीक है ना. 22 प्लस 23, सिमिलरली नीचे ऐड कर देंगे 22 प्लस 0, तो हमारे पास कितना आ गया 45 सी 22 इज द राइट आंसर. बट जब हम ऑप्शन को देखते हैं तो हमारे ऑप्शन में ये मैच ही नहीं करता है, ठीक है ना. देन वी नो दैट व्हाट, सर एन सी आर इक्वल टू एन सी एन माइनस आर प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, एन सी आर इक्वल टू एन सी एन माइनस आर प्रॉपर्टी का यूज करेंगे. सो 45 minus 22, so it will comes out as 45 C 23 is the right answer, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है. ठीक है सर, ऑप्शन नंबर बी है. सेम पैटर्न में यहाँ पे भी, इस क्वेश्चन में भी, अगर क्वेश्चन नंबर 11 की अगर हम बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 11 को बनाने का बेस्ट वे क्या है, सबसे पहले इसका जनरलाइज टर्म लिखो. क्या लिखा है 30 सी आर का होल स्क्वायर, और आर इसके आगे है, आर इक्वल टू आपका कहाँ से चल रहा है 1 से लेके आर इक्वल टू आपका 30 तक जा रहा है. एक्चुअली इसका जनरलाइज टर्म आपका ये बन के आ जाएगा, ठीक है. और जिसकी वैल्यू आपको दे रखी है अल्फ़ा 60 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 30 फैक्टोरियल का स्क्वायर, और आपसे अल्फ़ा पूछ रहा है. एक्चुअली क्वेश्चन ये है, तो सबसे पहले हमें करना क्या है, यहाँ पे आर को रिमूव करना है. वो कैसे, आओ जी देखते हैं. तो समेशन ऑफ आर, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 30 सी आर देन 30 सी आर, और आर इक्वल टू 1 से लेके आर इक्वल टू 30 तक. ओके, और इसको इक्वल टू मैंने कर दिया. अब मैंने क्या किया, एक प्रॉपर्टी लगा दी, जो कि होता है एन सी आर इक्वल टू एन बाय आर देन एन माइनस 1 सी आर माइनस 1, लाइक इन दिस फॉर्म. सो मैंने इसको क्या किया, इसको मैंने ब्रेक कर दिया, ठीक है. इसको मैंने कैसे ब्रेक किया, इसको मैंने लिखा समेशन ऑफ आर 30 बाय आर, और इसको कर दिया 29 सी आर माइनस 1, और यहाँ पे कर दिया 30 सी आर. सी अगेन आर से आर कैंसिल आउट हो गया, और आपकी लिमिट वही चल रही है आर इक्वल टू 1 से आर इक्वल टू 30. तो हमारे पास 30 जो कांस्टेंट था उसको मैंने बाहर ले लिया, हमारे पास बचेगा क्या समेशन ऑफ, अब मैं एन सी आर इक्वल टू एन सी एन माइनस आर इसको लिखेंगे 29 सी, तो ये आपका आ जाएगा 30 माइनस आर आ गया. यहाँ पे कितना है 30 सी आर, और आर इक्वल टू 1 से लेके आर इक्वल टू 30 तक चल रहा है. सेम पैटर्न हम यहाँ पे फॉलो करेंगे जो बाकी क्वेश्चनों में मैंने किया है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ये पैटर्न हमारा वेरी इंपॉर्टेंट है. 30 सी, अगर मैंने यहाँ पे आर की वैल्यू 1 डाली तो 29 सी 29, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 30 सी 1 प्लस, फिर आएगा 29 सी
अगेन आपका आ जाएगा 28, यहाँ से आ जाएगा 30C 2 एंड सो ऑन। सो द लास्ट टर्म विल बी, यहाँ तो आ जाएगा 29C, 30 पुट करती है आपका आ गया 0, यहाँ पे आ गया 30C 30। तो एक चीज़ तो कॉमन है यहाँ पे देखने को जो हमें मिल रही है, नीचे जो आर है दोनों के ऐड करने पे 30 मिल रहा है, हर टर्म पे 30 मिल रहा है। ऊपर देखा जाए तो वही है, सेम प्रॉपर्टी लग जाएगी क्या सर? प्रॉपर्टी लगेगी 30, दोनों ऊपर के ऐड हो जाएंगे 29 प्लस 30, सी यहाँ पे आ जाएगा 30। तो हमारे पास ये बन के आ गया 30 इंटू 59 सी 30 इज द सॉल्यूशन, बट दिस वैल्यू विल इक्वल टू द दिस वन, इसके बराबर है अल्फा, ओके 60 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 30 फैक्टोरियल, इसके बराबर है। तो मैं क्या करूँगा, इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दूंगा, या फिर ऐसे आप कह लो 30 इंटू 59C 30 इक्वल टू आपका आ जाएगा अल्फा इंटू 60 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 30 फैक्टोरियल का स्क्वायर। चलो जी इसको सॉल्व कर लेते हैं, अभी हमें पता लग जाएगा हमारे पास अल्फा कितना आ रहा है। तो सर एक चीज़ तो क्लियर है कि पहले तो हम इसको ब्रेक कर लेते हैं, 59 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय यहाँ से आ गया 29 फैक्टोरियल इंटू 30 फैक्टोरियल, और इट विल इक्वल टू अल्फा इंटू, इसको मैंने क्या किया 60 इंटू 59 फैक्टोरियल में कन्वर्ट कर लिया, और 30 इंटू 30 फैक्टोरियल लिखा, बट मैंने यहाँ पे ब्रेक कर लिया 30 इंटू 29 फैक्टोरियल देन 30 फैक्टोरियल, ओके, क्योंकि ये 2 टाइम्स लिखा हुआ है 30 फैक्टोरियल इंटू 30 फैक्टोरियल। तो सर इससे तो कैंसिल आउट हो गया, 59 फैक्टोरियल से कैंसिल आउट हो गया, 29 फैक्टोरियल से ये कट गया, ये 32 जा 60 एंड 2 का 15 टाइम्स अगर किया जाए तो 30 हो जाएगा। तो ओवरऑल अल्फा की वैल्यू हमारे पास 15 आ गई। नाउ चेक द आंसर, check the answer, so we can say option number C will be the right answer, okay। now क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपका RF फैक्टर का क्वेश्चन है, RF फैक्टर, ओके सर। ये कॉन्सेप्ट को मैं शॉर्ट की से भी आपको समझाने की कोशिश करेंगे। अगर जब भी तेरे को बाई टर्म अगर दे रखे कुछ ऐसे a प्लस सी रूट बी टू द पावर n, कुछ ऐसा टर्म दिया है, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है अगर इसका जो भी सॉल्यूशन होगा वो रियल होगा, एंड एवरी रियल नंबर वी कैन राइट इन द फॉर्मेट ऑफ इंटीग्रेशन एंड इट्स फ्रैक्शन वैल्यू। अगर मैं इस इरेशनल का जो इरेशनल वैल्यू है उसका कॉन्जुगेट कंसीडर करता हूँ a माइनस सी रूट बी टू द पावर n, तो इसको हम बोल सकते हैं एफ डैश, कोई अनदर फ्रैक्शन वैल्यू। ऑलवेज रिमेंबर द वन थिंग, जो ये फ्रैक्शन वैल्यू f है ये भी आपका 0 से लेके 1 के बीच में, और एफ डैश है ये भी आपका 0 से लेके 1 के बीच में, ठीक है। अब क्या करना है, अगर इस फॉर्मेट में दिया हो, शॉर्ट की यही बता देता हूँ, अगर इस फॉर्मेट में दिया हो a प्लस सी रूट बी अगर सेकंड आपका टर्म बन रहा है तो इसको आप ऐड कर दो i प्लस एफ डैश, और जब आप इसको बाइनोमियल को एक्सपेंड करोगे तो आपको टू टाइम्स ऑफ यहाँ पे आपको इंटीग्रल टर्म मिलेंगे, इंटीग्रल टर्म मिलेंगे, मतलब कि इन टर्म्स के अंदर आपका रूट हट जाएगा क्योंकि इवन पावर के बने, ऑब्वियस आप करके देख लेना। बट इसी इंटीग्रल टर्म को मैं कंसीडर कर दूंगा लैम्डा से, और मैंने यहाँ कह दिया लैम्डा बिलोंग्स टू इंटीजर क्योंकि एक इंटीग्रल वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं इंटीजर प्लस एफ डैश, तो ये हमारे पास आ गया 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा, वेयर लैम्डा बिलोंग्स टू, मैंने कह दिया इंटीजर। तो यहाँ से एक चीज क्लियर हुई, अगर मैं तेरे से पूछूं बेटा कि एफ प्लस एफ डैश की भी इंटीग्रल वैल्यू बताओ, तो ऑब्वियस सी बात है अगर मैं दोनों को ऐड करता हूँ तो ये 0 से एफ प्लस एफ डैश आपका लेसर देन 2 के बीच में रहेगा, ओके, लेसर देन 2 के बीच में, और 0 और 2 के बीच में एक ही इंटीग्रल वैल्यू आपको मिलेगी, द वैल्यू विल बी 1। सो वी कैन से आई इंटीग्रल वैल्यू इंटीजर वैल्यू ऑफ द, यहाँ से पूछेगा आपसे, ये पूछेगा इसकी इंटीग्रल वैल्यू पूछे दिस वन, तो इसकी जो इंटीग्रल वैल्यू होगी दैट विल बी 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा माइनस 1, वी कैन राइट इन दिस फॉर्म। तो 101% ये जब भी तेरे को इस फॉर्मेट में क्वेश्चन दिया होगा तो इंटीग्रल वैल्यू जो तेरे पास आएगी, इंटीग्रल वैल्यू दैट विल बी ऑड इंटीजर आएगा, ठीक है, जो भी होगा वो ऑड इंटीग्रल वैल्यू होगी। वाई? क्योंकि 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा इज इवन नंबर, और जब भी इवन नंबर से आप -1 करोगे तो ऑड इंटीग्रल वैल्यू ही आनी है। ये तो हमारा हो गया कॉन्सेप्ट 1, ओके। नाउ सेकंड कॉन्सेप्ट की अगर मैं बात करूं, अगर इरेशनल टर्म पहले लिखा हुआ हो कुछ इस तरीके से सी रूट बी प्लस ए की पावर एन, लाइक इन दिस फॉर्म, तो अगेन रियल सॉल्यूशन होगा तो इंटीजर प्लस फ्रैक्शनल वैल्यू। अगर मैं इसका कॉन्जुगेट लेता हूँ तो इसका कॉन्जुगेट कुछ इस तरीके से होगा, रिमेंबर कॉन्जुगेट आपका वही 0 से 1 के बीच होना चाहिए, फ्रैक्शनल वैल्यू वही 0 से 1 के बीच, और इसका भी फ्रैक्शनल वैल्यू 0 से 1 के बीच। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है सर। अच्छा
तो अगर मैं कहूँ कि इन दोनों का डिफरेंस बता दो, तो इन दोनों का डिफरेंस देखा जाए वो तुम्हारा -1 से लेके -1 से लेके आपका 1 के बीच में रहेगा। ऑब्वियस सी बात है, डिफरेंस अगर देखा जाए इसका डिफरेंस, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में कौन सा इंटीजर लाई कर रहा है? आपका 0। जब भी तेरे को इस फॉर्मेट में क्वेश्चन दिया हो तो दोनों को क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। क्योंकि जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे, ठीक है, प्रॉपर्ली मैं इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन नहीं लिख रहा हूँ, वो आप खुद करके देख लीजिएगा, ठीक है, वरना ये वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगा। तो करना क्या है? इनका डिफरेंस करना है। तो इंटीजर प्लस फ्रैक्शन माइनस एफ डैश आल्सो द फ्रैक्शनल वैल्यू इक्वल टू कितना आएगा? अगेन आपका आएगा 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा, इंटीग्रल वैल्यू आएगा एंड लैम्डा बिलोंग्स टू इंटीजर। ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट टर्म आ गया। अब हम जानना चाहते हैं कि इस जो हमारे पास इसका इंटीग्रल वैल्यू क्या आएगी? तो अगेन इंटीग्रल वैल्यू के लिए एफ माइनस एफ डैश की एक इंटीग्रल वैल्यू उठानी पड़ेगी। तो इंटीग्रल वैल्यू विल बी द 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा, और इसकी इंटीग्रल वैल्यू कितनी जाएगी? डिफरेंस के टर्म्स में वो 0 होती है, तो -0 कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो तेरे पास इंटीग्रल वैल्यू ऑफ द गिवन इरेशनल वाई टर्म, बाइनोमियल टर्म, तो कितना आ जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि 101% इंटीग्रल वैल्यू वैल्यू विल बी इवन होगी, होगी। तो देख भाई, इस केस में इवन आ रही है, देन इस केस में आपकी ऑड आ रही है, तो बस टर्म को लिखने का तरीका देख लो, समझ रहे हो ना? अब जरा क्वेश्चन की तरफ आते हैं। देख जरा, इरेशनल टर्म पहले लिखा हुआ है ना? इरेशनल टर्म पहले लिखा हुआ है कि नहीं? तो अगर मैं इसके इंटीग्रल वैल्यू की बात करूँ, इस क्वेश्चन के अंदर अगर मैं इसकी इंटीग्रल वैल्यू की बात करूँ, तो 101% इंटीग्रल वैल्यू क्या आएगी? इवन आएगी, 2 लैम्डा 100% आनी ही आनी है। अब ये जो इंटीग्रल वैल्यू मैंने लिखा, आप इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं जिस तरीके से इसने किया कि GI फंक्शन ऑफ x। तो किसी भी रियल नंबर का GI फंक्शन लेने का मतलब ये है कि वो इंटीग्रल वैल्यू ही देगा। तो ऑब्वियस सी बात है, इवन ही आएगी। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x शुड बी इवन, बिल्कुल सर। दूसरा भी देखा जाए, दूसरा भी आपका इवन होना चाहिए सर, बिल्कुल होगा, क्योंकि इरेशनल टर्म पहले लिखा हुआ है। तो हम कह सकते हैं इसका भी GI फंक्शन करने पे जो कि इंटीग्रल वैल्यू है, वो भी आपकी क्या होनी चाहिए? एज पर द कॉन्सेप्ट क्या होनी चाहिए? इवन होनी चाहिए। इसका मतलब दोनों की दोनों वैल्यू आपकी इवन होनी चाहिए। तो देखो, और दैट मीन्स अगर दोनों इवन को मैं ऐड करता हूँ, दोनों की इंटीग्रल वैल्यू इवन ऐड करेंगे तो इवन ही आएगा। सो डायरेक्टली वी कैन से ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। ओके। Now next one question, you have to find the remainder of like this question, ठीक है। अगेन रिपीटिंग क्वेश्चन है, इस तरीके का मैंने आपको बताया है। 2021 टू द पावर 2022 प्लस 2022 टू द पावर 2021 डिवाइडेड बाय 7। ओके, यू हैव टू फाइंड द इंटीग्रल वैल्यू। बेस्ट भी ये आप डिवाइड करके पहले फैक्टर से देख लो कितना हमें मिल रहा है रिमाइंडर। चलो चेक करते हैं। तो मैंने क्या किया, 7 से डिवाइड किया 2021 को, तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 56 63। ओके, तो हमारे पास -2 आ रहा है। ओके सर, यहाँ से तो आ रहा है -2, अगर देखा जाए पहले टर्म का रिमाइंडर -2। नाउ अगर 22 होता तो हमारे पास आ जाता -1। ऑब्वियस सी बात है, चाहो तो आप इसको सेपरेट कर लेना, यहाँ से आ जाएगा आपका -1 रिमाइंडर। तो एक चीज़ तो क्लियर है, -2 की पावर 2022 बाई 7 प्लस -1 की पावर 2021 बाई 7, ये हमारे पास यहाँ तक आ गया। एंड वी नो दैट इवन की पावर अगर नेगेटिव की पावर अगर इवन है तो रिजल्ट हमेशा नेगेटिव टर्म कैंसिल खत्म ही हो जाता है। दैट मीन्स यहाँ से मैं 2 की पावर 3 टू द पावर कंसीडर किया, कितना जाएगा? 18, और ये हो जाएगा आपका 7 10 4, और डिवाइडेड बाय 7, यहाँ से आ जाएगा आपका -1 प्लस, यहाँ से आ गया -1 बाय 7। एक चीज़ तो क्लियर है सर, ऐसा मैंने क्यों किया वो भी बता देता हूँ। देखो, अंदर क्रिएट कितना हो गया यहाँ पे? 8 की पावर 674 डिवाइडेड बाय 7, और यहाँ पे क्या है? -1 की पावर आपके दे दिया 2021 बाय 7। देख बेटा, अब अगर मैं 8 को 7 से डिवाइड करते हैं तो +1 आता है यहाँ से, तो हमारे पास क्या आ गया? +1 की पावर आ गई 674, और प्लस -1 की पावर 2021 डिवाइडेड बाय 7। इवन पावर तो भाई 1 ही देगा, ऑड पावर -1 देगा डिवाइडेड बाय 7, तो कितना आ गया? 0/7। तो एक चीज़ तो क्लियर है, रिमाइंडर कितना आ गया आपका? 0। रिमाइंडर कितना आ गया आपका? 0। सो वी कैन से ऑप्शन। ओके, इसी कॉन्सेप्ट बेस पे ही हम सारे क्वेश्चन करेंगे। बाइनोमियल का डिटेल कॉन्सेप्ट यूज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, यही शॉर्ट की लगाएंगे, इसमें हर क्वेश्चन के अंदर ये अप्लाई होगी। सो वी कैन से ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 16,
अगेन फाइंड द रिमाइंडर, बहुत आसान क्वेश्चन है, देख लेते हैं। 7 की पावर 2022/5 प्लस 3 की पावर 2022/5, इस तरीके से क्वेश्चन देगा, ठीक है ना। तो इसको सबसे पहले हम 5 के मल्टीपल के आसपास लाएंगे, फिर चाहे रिमाइंडर पॉजिटिव हो नेगेटिव हो डजेंट मैटर, ठीक है सर। तो एक काम करते हैं, मैंने क्या किया, 7 का स्क्वायर बनाया और ये आ गया 1011 डिवाइडेड बाय 5। ऐसा क्यों किया उसका भी मैं रीजन दूंगा। इसको भी मैंने किया 3 का स्क्वायर बना के 1011/5 कन्वर्ट कर लिया। सी यहाँ पे कैंसिल कितना बन गया आपका 49 टू द पावर 1011 डिवाइडेड बाय 5। यहाँ से कितना बन गया 9 टू द पावर 1011 डिवाइड बाय 5। चेक करो जरा, ये अगर मैं 5 से डिवाइड करता हूँ 5 10 जा 50 होता है, तो -1 आ जाएगा नियर बाई रिमाइंडर। यहाँ से 5 टू जा 10 तो -1 आ गया। तो एक चीज़ तो क्लियर है सर, वो ये कि यहाँ पे क्या आ रहा है आपका अल्टीमेट -1 की पावर 1011 डिवाइडेड बाई 5 प्लस -1 की पावर 1011 डिवाइडेड बाई 5, और दोनों की पावर्स कितनी है, ऑड है। इसका मतलब ये कितना आ जाएगा, यहाँ से -1 आएगा, यहाँ से -1, तो अल्टीमेट -2/5 हमारे पास आ गया। एक प्रॉपर फ्रैक्शन वैल्यू है, दैट मीन्स आपका रिमाइंडर कितना आया -2, और प्लस का रिमाइंडर लाने के लिए इस नेगेटिव रिमाइंडर को डिनोमिनेटर में ऐड कर दो जाओ, दैट मीन प्लस रिमाइंडर कम्स आउट इज प्लस का 3। सो रिमाइंडर दो आ गए, एक -2 और प्लस का 3, तो प्लस का 3 दिख रहा है हमें ऑप्शन में, सो वी कैन से ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। दिस इज द क्वेश्चन, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। टोटल नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर्स फॉर्म बाय द यूजिंग द डिजिट्स, ठीक है, और विदाउट रिपीटिशन आपको बताना है, जो विच आर मल्टीपल ऑफ 6। क्या है, मल्टीपल ऑफ 6। तो चलो भैया 5 डिजिट बनाना है तो 5 ब्लॉक्स बना लेते हैं, 1 2 3 4 5। एक चीज़ तो क्लियर है सर, अगर 6 का मल्टीपल हमें चाहिए तो लास्ट डिजिट तो कंपलसरी है 2 हो, या फिर अच्छा लास्ट डिजिट तो कंपलसरी है आपका 2 होना चाहिए या फिर 6 होना चाहिए। इन नंबर्स में अगर देखें, दो ही आपके इवन नंबर हैं जो लास्ट डिजिट में हमारे होने चाहिए। साथ के साथ कंपलसरी ये है कि सर सभी के सभी डिजिट्स का सम जो भी आ रहा है वो आपका 3 से डिविजिबल तो होना ही होना बनता है। क्यों सर, ऐसा इसलिए क्योंकि एक 2 से डिविजिबल के लिए कंडीशन क्या है, नंबर लास्ट इवन होना चाहिए। 3 से डिविजिबिलिटी की कंडीशन क्या है, सबका सम 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो एक काम करते हैं, केसेस बनाते हैं। सर अगर मैंने लास्ट डिजिट को 2 डाल दिया, जस्ट सपोज, जस्ट वेट, पहले तो सबसे पहले डिजिट्स को ऐड करते हैं, हमारे पास आ कितना रहा है। चलो जी, एक बार मैं ऐड करता हूँ नंबर्स को। तो मैंने ऐड किया यहाँ पे 6 11 17 और 24 आ रहा है। ओके, 24 हमारे पास ऐड आ रहा है। अगर मैंने पहले लास्ट डिजिट को इवन रखा 6, अगर मैंने लास्ट डिजिट को इवन रखा 6, ठीक है, हमारे पास नंबर क्या है 1 2 3 5 देन 6 देन 7, हमारे पास ये नंबर्स हैं। ठीक है, अगर मैंने लास्ट डिजिट को 6 रख दिया, तो अब हम देखें तो टोटल सम कितना था 24। 24 में से पहले तो 6 निकाल दो, आपके पास कितना बचेगा सर, बचेगा 18। 18, ठीक है। अब नंबर आपके पास कितने हैं, 5, एक तो चला गया, 5 नंबर है, बट प्लेसेस कितने हमारे पास 4। अब इन 4 प्लेसेस पे हम वही नंबर डालेंगे जो हमें मल्टीपल ऑफ 3 देगा, तो इसका मतलब कोई एक नंबर तो निकालना पड़ेगा। चलो जी, जो नंबर निकालना पड़ेगा देख लेते हैं। इसका 3 का मल्टीपल 15 बनेगा, इसका मतलब -3 हमें निकालना पड़ेगा। इसका मतलब -3 निकालने में हमारे पास पॉसिबल केस कितना आ रहा है, 15 आ रहा है सम। ठीक है, तो मैं -3 को भी नहीं रखेंगे और 6 तो ऑलरेडी नहीं है, इसका मतलब बचेगी हमारे पास केस 1 2 5 और 7। तो इन 4 प्लेसेस से हम 4 नंबर से इसको फिल कर सकते हैं। और केस क्या हो सकता है, और केस 15 ना होके मान लो आपका 12 हुआ, तो 12 के लिए हमें इसमें से 18 में से क्या निकालना पड़ेगा, 6 तो 6 नहीं निकाल सकते, ऑब्वियस सी बात है 6 निकालना पड़ेगा, 6 हम नहीं निकाल सकते। सी तो 6 निकाल दिया तब हमारे पास 12 आएगा, बट आप ऑलरेडी 6 को फिक्स कर चुके हैं, दैट मीन्स अब हम कोई और नंबर नहीं निकाल सकते। 7 को निकालेगा तो 11 बनेगा, कोई पॉसिबल केस नहीं बन रहा है। नाउ अब हम लास्ट डिजिट को फिर से मैंने फिक्स किया 1 2 3 4 5, लास्ट की जगह मैंने क्या किया, अब की बार मैंने पुट कर दिया 2। 2 पुट करते ही अगेन हमारे पास सम कितना था टोटल 24। 2 को तो पहले बाहर निकालो, हमारे पास बचेगा कितना 22। अब इस 22 में हम कौन सा नंबर ऐसा निकालें कि इवन का तो केस हो गया फुल, अब हमारा 3 का डिविजिबिलिटी रूल जो कि सम ऑफ डिजिट होता है उसको फॉलो करें। तो एक काम कर सकते हैं सर, इसमें देखते हैं केसेस। अगर मैं इसमें से माइनस का 4 कर दूं तो हमारे पास कितना आ जाएगा सर, हमारे पास आ जाएगा 18। हाँ, 18 बन जाएगा सर, बिल्कुल। तो भाई 2 तो आपने निकाल दिया ऑलरेडी, 2 निकल गया, और माइनस का 4 तो नहीं कर सकते क्योंकि 4 आपके पास है भी नहीं। ठीक है, तो ये तो केस हमारे पास नहीं हुआ। और क्या कर सकते हैं हम सर, और हम कर सकते हैं कि सर अगर माइनस का 1 कर दो, 21 भी तो बनता है, 21, हाँ हाँ सर बन रहा है,
21 बनना है तो मतलब कि 1 को निकाला और 2 तो ऑलरेडी निकल गया, तो नंबर क्या बचे हमारे पास 3, 5, 6, 7। तो इन 4 नंबर से भी हम एक 5 डिजिट नंबर बना सकते हैं। और क्या हो सकता है? और क्या हो सकता है? सर 15 बनाने के लिए क्या करोगे? 15 बनाने के लिए हमें क्या करना है? माइनस का 7 करना है, तो 15 बन जाएगा हमारे पास। हाँ, 7 नंबर बिल्कुल सर है। अब की बार मैंने क्या किया सर, 7 को निकाल दिया और 2 तो ऑलरेडी निकला था, हमारे पास नंबर क्या बचे 1, 3, 5 और 6। सर ये नंबर भी इनसे भी पॉसिबल है। और कोई पॉसिबल केस हो सकता है? सर नहीं हो सकता, क्योंकि 7 से बड़ा कोई नंबर है ही नहीं। तो हमारे पास 3 पॉसिबल केस ही हो गए। अब इनसे हमें 5 डिजिट नंबर बनाना, दैट मीन्स ये 4 नंबर 4 फैक्टोरियल, अगेन दिस 4 नंबर 4 फैक्टोरियल, अगेन दिस 4 नंबर 4 फैक्टोरियल। तो ऐसे कितने केस बन गए हमारे पास? 4 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल, और वी कैन से 4 फैक्टोरियल इंटू 3। तो 4 फैक्टोरियल कितना होता है हमारे पास? 48 इंटू 3 जो हमारे पास आ रहा है, सॉरी 24 होता है ना, 24, ओके ओके, 24 इंटू 3 तो हमारे पास आ गया 72 केसेस हमारे पास ऐसे हैं जो 6 से डिविजिबल केस बना सकते हैं। ओके बेटा, बिल्कुल डिटेल में मैंने इन चीज़ों को डिस्कस किया। अगर जहाँ भी ना समझ में, एक बार रिपीट में देख लेना इस लेक्चर को। ओके, सो 72 विल बी द राइट आंसर। इज इट क्लियर? 72 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग 8 आइडेंटिकल बुक्स। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है। 8 आइडेंटिकल बुक्स हमें इनको अरेंज करना है, किसमें? 4 आइडेंटिकल सेल्स में, वेयर एनी नंबर ऑफ सेल्स में रिमेन्स एम्प्टी डजंट मैटर। ओके, ये क्वेश्चन हमारे पास है। तो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, तो अगर मान लेते हैं हमारे पास 3 सेल्फ खाली रह जाती हैं, तो पॉसिबल केसेस क्या हो सकते हैं? सर एक ही है कि किसी एक में रहा होगा 8 की 8 बुक्स, बाकी हमारे 3 खाली हो। एक तो ये वन वे हमारे पास हो गया, वन वे। अब की बार क्या करते हैं, 2 सेल खाली होने चाहिए, उसके केसेस देख लेते हैं। तो वो क्या हो सकते हैं हमारे पास? सर पहले में 7 आ जाए, दूसरे में 1 आ जाए। अब ये मत सोचना, देखो आइडेंटिकल है, ज़रूरी नहीं अभी तुम सोच रहे हो कि 1 को अरेंज कर सको, अरेंजमेंट की बात नहीं करेंगे, सारे आइडेंटिकल ही हैं, किसी में डालो, बस पॉसिबल केस होने चाहिए। और क्या हो सकता था? 6, 2 बाकी 0, 0, एक ये हो गया। और क्या हो सकता था? सर 5 और 3 बाकी 0, 0, देखो 8 हो गया। और क्या हो सकता था? 4 देन 0, 0। और क्या हो सकता था? अब नहीं कर सकते, अब रिपीट हो जाएँगे। अब अगर मैं पहले 3 करेंगे तो 3, 5 फिर से रिपीट हो जाएगा। तो हमारे पास ये 4 वेज हमारे पास ये आ गए कि 2 सेल खाली हो, तो 4 वेज हमारे पास ये हो गए। और क्या हो सकते थे? सर 3 वेज मतलब 3 एम्प्टी रहे, 2 एम्प्टी रहे। अब की बार हम क्या कहेंगे? 1 एम्प्टी, 1 सेल एम्प्टी का देख लेते हैं। 1 सेल्फ एम्प्टी, ओके। तो उसका केस क्या होगा? तो देखो भाई, अ, मैंने अगर 6 7 से तो नहीं बन सकता ना, ना 8 से बन सकता कि 3 फिल हो, तो 7 से नहीं 6 से स्टार्ट होगा। तो अगर 6 हो जाए तो ये आपका 1 1 हो जाए, ऐसे हो सकता है एक खाली। अब की बार क्या हो सकता है, अगर 5 की बात करेंगे तो 5 आ गया, और क्या हो सकता है 2 देन 1, ये लो भाई एक खाली, 3 8 हो गए। और क्या आ सकता है? 4 का आ सकता है, 4 और 3 देन 1 देन 0। और क्या हो सकता है 4 के केस में? 4 में और क्या हो सकता है? 4 4 4 4, हाँ जी, जैसे 4 और 2 2 अरेंज हो जाए, लो भाई 8 हो गया। हाँ, और क्या हो सकता है? अब बचा 3 की बात कर लेते हैं। 3 तो 3 आ जाए, फिर 3 और 2 कर लो, 5 3 8। 3 में तो एक ही ये बनता, तो हमारे पास कितने केसेस आ गए हमारे पास? दीज आर दी 5 केसेस, 5 वेज हमारे पास ये हो गए, 5 वेज। अब की बार क्या है, सेल आपका एम्प्टी ना हो, सेल आपका एम्प्टी ना हो। चलो देख लेते हैं, एक तो हमारे वन वे में जब 3 एम्प्टी 1 वे, 2 एम्प्टी 4 वे, 1 सेल एम्प्टी तो 5 वेज। लास्ट वन नो वन इज एम्प्टी, नो वन इज एम्प्टी, वो देख लेते हैं। जीरो सेल्फ, जीरो सेल्फ एम्प्टी, ओके। तो इसके पॉसिबल केसेस क्या हो सकते हैं? हमारे पास कितनी है? 4 प्लेसेस, ओके। पहले में मैंने 1 कर दिया, दूसरे में 2 कर दिया, कम से कम पॉसिबल वाले केसेस लेके चलेंगे। तीसरे में मैंने 3 कर दिया, फिर मैंने 2 कर दिए ऐसी। और क्या हो सकता है? अब की बार मैंने 2 2 2 देन 2, 8 हो गए। और क्या कर सकते हैं? पहले 3 कर दिया, देन 3 कर दिया, देन हो सकता है 1 1। और क्या हो सकता है सर? 4 कर दिए, फिर अब हमारे पास बचे कितने? 4। तो एक काम करो, इसको 2 दे दो, देन 1 1, कोई खाली नहीं होना चाहिए सेल, ठीक है। और क्या हो सकता है? 5, तो हमारे पास बचे कितने? 3, तो सबको दे दो 1 1 1, ओके। तो यही पॉसिबल हो सकते हैं, 6 के बेस पे तो कर ही नहीं सकते हम, ठीक है। अगर सबको 1 1 दोगे तो 9 हो जाएगा, बट हमारे पास 8 है। तो ये हमारे पास केसेस कितने आ गए सर? ये भी हमारे पास आ गए 5 वेज आ गए। अब टोटल वेज को काउंट कर लेते हैं, तो हमारे पास आ गया 1 और 4 5 5 5 10 देन 5, ओके। तो देन 5 हमारे पास कितने आ गए? 15 वेज आ गए। सो वी कैन से
बी विल बी द राइट आंसर। ओके सर, नेक्स्ट वन क्वेश्चन की बात करते हैं। सम ऑफ ऑल द 4 डिजिट डिस्टिंक्ट नंबर दैट कैन बी फॉर्म, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला में यूज करना है। तो जैसे मैं 4 डिजिट की बात कर रहा है ना, और नंबर्स जैसे मैं 4 दे रखे, तो मान लो n नंबर्स आपको दे रखे ना, तो डायरेक्ट फॉर्मूला ये होता है n-1 फैक्टोरियल, देन 1 1 1 1 डॉट 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 n टाइम्स n टाइम्स जितने टाइम्स आपको डिजिट चाहिए, 3 डिजिट 4 डिजिट उतने टाइम्स कर लेंगे, इनटू सम ऑफ डिजिट, ये फॉर्मूला होता है। अगर रिपीटिंग है तो उतने फैक्टोरियल हम क्या करते हैं, उसको डिवाइड कर देते हैं। जैसे इस क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है मेरे को क्या चाहिए, 4 डिजिट नंबर चाहिए। ओके, तो 4 डिजिट नंबर की बात कर रहे हैं, नंबर हमें दे रखे हैं, ये 4 नंबर दे रखे हैं। तो मैंने क्या किया, 4 - 1 फैक्टोरियल किया, और रिपीटिंग दो बार लिखा हुआ था, तो मैंने क्या किया, 2 फैक्टोरियल से डिवाइड किया। तो 4 डिजिट की बात कर रहा था, मैंने 4 बार तो 1 1 लिख दिया। ओके, और इनटू सारे डिजिट का सम कर दिया, कितना है 4 7 देन 8। ओके, तो यहाँ जब हम इसको सॉल्व करते हैं, 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 8 मल्टीप्लाई में जाएगा 8 8 8 8। ओके, अब ये कट जाएगा तो कितनी आ जाएगा, 3 मिलेगा ओनली। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करते हो 4 टाइम्स 8 इंटू 3, तो आपके पास जो नंबर आता है वो आपका आ जाएगा 2 6 6 6 देन 4। सो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। डायरेक्टली फॉर्मूला बेस यू कैन इजीली टू मेक दिस क्वेश्चन। ओके, नाउ नेक्स्ट वन क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। दिस वन क्वेश्चन नंबर 27 क्वेश्चन एक्चुअली बहुत आसान क्वेश्चन ही है। देख बेटा, 1p0 एक्चुअली होता है 1 फैक्टोरियल, तो ये लिखा है 2 इंटू 1 फैक्टोरियल, फिर लिखा है -3 इंटू 2 फैक्टोरियल, फिर लिखा है +4 इंटू 3 फैक्टोरियल, फिर क्योंकि 3p2 3p1 के बराबर ही है, एंड सो ऑन, इसी तरीके से चल रहा है ना, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, समझ रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले हमें ये आइडेंटिफाइड करना है कि जो 51th टर्म है वो हमारा ऑड आएगा कि इवन आएगा, ये हमें आइडेंटिफाइड करना है। ठीक है सर, क्योंकि अगर हमें ये आइडेंटिफाइड हो गया तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो एक चीज़ देख, 51th टर्म की बात कर रहे हैं, तो 1 2 3 प्लस माइनस में मत जाओ, साइन में मत जाओ, सिर्फ ये देखो 1 2 3 अप टू 51th टर्म की बात कर रहे हैं। तो अगर मैं तेरे से कहूँ कि 51th टर्म निकाल तो कितना होगा, 51th टर्म निकालने के लिए मैंने कहा nth टर्म इक्वल टू पहला टर्म कितना है तेरा 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डिफरेंस कितने का चल रहा है सर, 1 का। ठीक है, यही लिखोगे ना, ऑब्वियस सी बात है। और ये 51th टर्म की बात करें तो n की जगह 51 डाल दे, तो n तेरे पास कितना आ गया, 1 प्लस 51 डालते तेरे पास आ जाएगा 50 इंटू 1। सो वी कैन से कितना है, 51th टर्म मिल गया। दैट मीन्स जो 51th आएगा ना, तो ऑब्वियस सी बात है वो 51 फैक्टोरियल होगा, 51 फैक्टोरियल होगा। जरा एक चीज़ सोच, जरा इस चीज़ सोच, 2 इंटू 1 3 इंटू 2, तो अगर ऑड के साथ इवन आ रहा है, ऑड के साथ इवन आ रहा है, इवन के साथ ऑड आ रहा है, सी ऑड के साथ इवन आ रहा है, इवन के साथ ऑड आ रहा है, ऑड के साथ इवन आ रहा है, तो 100% 51 फैक्टोरियल जो होगा उसके साथ आपका इवन आ रहा होगा, और जिसके साथ इवन लग रहा है उसके आगे प्लस साइन। समझ गया ना, तेरे को लास्ट टर्म मिल गया। आ जाओ जी, ये तो हमारी एक सीरीज कंप्लीट हो गई। प्लस लगाओ, अब इसको देखो क्या लिखा हुआ है, 1 फैक्टोरियल -2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल माइनस एंड सो ऑन, यहाँ पे बोल रहा है 51 फैक्टोरियल। फिर से तेरे को सेम कॉन्सेप्ट यहीं पे लगाना है, क्या 51 51th टर्म की बात कर रहा है। ठीक है सर, अब मैं अगर यहाँ पे ध्यान से देखूँ 1 2 3 चल रहा है, 1 2 3 चल रहा है। ओके सर, तो 51th टर्म यहाँ पे आ जाएगा, तेरा कितना आ जाएगा 51 फैक्टोरियल। ओके, और ऑड पे क्या है, एक्चुअली में ऑड पे आपका क्या साइन है, प्लस का। ऑड पे क्या साइन है, प्लस का। इवन पे क्या है, माइनस का। बस सवाल खत्म। आओ जी, देखते हैं कैसे खत्म। देख मेरे भाई, 2 इंटू 1 तो तेरा हो जाएगा 2 फैक्टोरियल, माइनस ये तेरा कितना हो गया 3 फैक्टोरियल, यहाँ से कितना हो गया 4 फैक्टोरियल, एंड सो ऑन चलते चलते लास्ट में आ जाएगा 52 फैक्टोरियल। आओ जी, प्लस लगा के इसको लिखते हैं, 1 फैक्टोरियल माइनस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल, फिर माइनस 4 फैक्टोरियल, एंड सो ऑन, लास्ट है 51 फैक्टोरियल। ठीक है सर, देखो जी सारे टर्म्स कट रहे हैं, कैसे कट रहे हैं, सी ये इवन है, कट गया विद इसके साथ। ठीक है, फिर और ये भी कट गया इसके साथ, ये भी कट गया इसके साथ, कुछ ऐसे कटते 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 इसको भी खींच ले जाएगा। तो हमारे पास अल्टीमेट 2 टर्म बचेंगे, एक 1 फैक्टोरियल प्लस 52 फैक्टोरियल, और यही हमारा आंसर हो गया 1 फैक्टोरियल इंटू 52 फैक्टोरियल। नाउ चेक करते हैं, सो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है सर, नेक्स्ट वन क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। अगर हम क्वेश्चन नंबर 32 की बात करें, तो अगेन वो कह रहा है कि आपके पास 2 वेक्टर हैं और ए को बोल रहा है ए बिलोंग्स टू
रियल नंबर। दो वेक्टर दे रखे हैं, ठीक है जी, एक u और एक v। अब वो कह रहा है एक्यूट एंगल बना रहे, अगर दो वेक्टर एक्यूट बना रहे तो 100% दोनों का u और v का डॉट प्रोडक्ट लेसर देन क्या होना चाहिए, 0। तो डॉट प्रोडक्ट कर लेते हैं डायरेक्टली। अगर मैं इसका डॉट विद u का डॉट विद v करता हूँ तो हमारे पास आ जाएगा a2a1 प्लस b2b1 प्लस c2c1, लग जाएगा ना वही कॉन्सेप्ट। अब इसी बात है, तो हमारे पास आ जाएगा पहले का i का कॉपिसेंट कितना है, a log b बेस e, और इसका आ जाएगा इनटू log b बेस c। एक तो ये हो गया, फिर आएगा माइनस का 6 यहाँ से है, और माइनस का प्लस का 2 तो माइनस का 12, फिर लास्ट में आ जाएगा 3 और 6a यहाँ से आ जाएगा log b बेस e। ओके, एक्चुअली ये e है, यहाँ पर भी e दे रखा है ना, दिस वन e और दिस वन भी e। ओके सर, ये दे रखा है एक्चुअली, ठीक है। ओके ओके ओके, ये क्या होना चाहिए, लेसर देन 0, ये कॉन्सेप्ट आएगा हमारे यहाँ तक, ठीक है। b ग्रेटर देन 1 की बात कर रहा, तो इसका कह रहा है कि इसके अंदर जो s है, s बी द सेट ऑफ ऑल वैल्यू ऑफ a बिलोंग्स टू, वो पूछ रहा है। चलो सर देख लेते हैं, a बिलोंग्स टू, a की बात कर रहा है, a बिलोंग्स टू रियल नंबर है। चलो पहले तो मैं इसको प्रॉपर्ली पैटर्न लिखता हूँ, तो हमारे पास आ जाएगा a log b बेस e का होल स्क्वायर प्लस 6a log b बेस e माइनस का 12 लेसर देन 0, हमारे पास ये आ गया, ठीक है। एक चीज तो सर क्लियर है क्या, कि log b बेस e इक्वल टू, अगर मैं t मानते तो 100% t बिलोंग टू रियल नंबर होगा। वाई, क्योंकि b उसने ऑलरेडी कह रखा है कि ग्रेटर देन 1 है। सी इन द क्वेश्चन b को उसने बोल रखा है कि द b इज अ ग्रेटर देन 1, इसका मतलब t बिलोंग्स टू रियल नंबर होगी, पॉजिटिव आए, कुछ ना कुछ आएगा वैल्यू, तो ठीक है, रियल सॉल्यूशन होगा। तो एक बार मैं इसको अरेंज करता हूँ पैटर्न। तो मैंने क्या कहा कि सर a t स्क्वायर प्लस 6a t माइनस का 12 लेसर देन 0, हमारे पास ये वैल्यू आ गई, हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब हमें ये चेक करना है कि ये जो क्वाड्रेटिक है, अगर t बिलोंग्स टू रियल है, मतलब पॉजिटिव, मतलब यूनिक सॉल्यूशन है, रियल सॉल्यूशन, नॉट वी कैन से यूनिक, सॉरी, रियल सॉल्यूशन है। रियल सॉल्यूशन का सर एक ही कंडीशन होता है कि d शुड बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। चलो चेक करते हैं सर। तो मैं एक काम करता हूँ, अच्छा a भी कह रहा है, a भी बिलोंग्स टू रियल नंबर है, सी, हाँ बिल्कुल सर, a बिलोंग्स टू रियल नंबर है। चलो, तो a बिलोंग्स टू रियल नंबर और t को मैंने कंसीडर किया बिलोंग्स टू रियल नंबर। एक बार चेक करते हैं d। तो सर इसका a की वैल्यू तो a ही है, b की वैल्यू आपकी 6a है, और c की वैल्यू -12 है ना। देख बेटा, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अल्टीमेट लेसर देन 0, मतलब नेगेटिव सॉल्यूशन कब देती है, दो ही केस में हो सकता है नेगेटिव सॉल्यूशन, नहीं एक ही हो सकता है, कि कुछ इस तरीके से रहा हो कि कर्व आपका क्वाड्रेटिक का कुछ इस तरीके से रहा हो, क्योंकि यही आपका लेसर देन 0 देता है। इसमें क्या होता है, आपका d लेसर देन 0 होता है, a लेसर देन 0, तो 100% ऑलवेज नेगेटिव की बात कर रहा है। ऑलवेज नेगेटिव की कंडीशन यही है सर, ऑलवेज नेगेटिव। तो चेक करने की रिक्वायरमेंट भी नहीं थी यहाँ पे डी, बट आप चेक करोगे नेगेटिव ही आएगा। चलो चेक कर लेते हैं। तो सर डी इक्वल टू देखा जाए बी स्क्वायर मतलब 36, ए स्क्वायर माइनस का 4, देन ए, देन सी कितना माइनस का 12। अच्छा, डी तो सर हमारा पॉजिटिव आ रहा है, डी तो हमारा क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, बट फिर तो पॉसिबल ही नहीं है केस। समझ पा रहे हो ना, समझ पा रहे हो कि नहीं, मतलब डी हमारा लेसर देन 0 होना चाहिए था अगर हमें सॉल्यूशन चाहिए, बट डी तो हमारा आ गया अल्टीमेट पॉजिटिव, कैसे, 36 ए स्क्वायर प्लस 48a, दिस वन। तो इसका मतलब डी तो हमारा लेसर देन 0 जाएगा नहीं, कोई भी वैल्यू डाल के देख लो। ओके, कोई वैल्यू डाल के देख लो, डी आपका पॉजिटिव रहेगा ही रहेगा। अब आप सोच रहे हो कि सर -1 डाल देते तो नेगेटिव जा रहा है ना, हाँ, -1 डाल देते तो नेगेटिव जाएगा। एक चीज बताओ बेटा, ये डिफाइन ही कब होगा, जब ए आपका क्या होगा, लेसर देन 0, ए लेसर देन 0, ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। अच्छा, तो इस बेस पे हम ये कह सकते हैं कि सर हमारा एक्चुअल केस मतलब वैलिड ही नहीं कर रहा है, नॉट सॉल्यूशन का केस बन रहा है। यहाँ से क्या बन रहा है, नॉट सॉल्यूशन का केस बन रहा है, ठीक है जी, बिल्कुल बिल्कुल। डी पॉजिटिव है, बट हमें चाहिए था डी लेसर देन 0, जो कि हमारा नहीं बन रहा है, ठीक है जी, बिल्कुल बिल्कुल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सो यहाँ से तो सॉल्यूशन कुछ आएगा नहीं, तो फाई आ जाएगा, एम्प्टी सॉल्यूशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 33 की बात कर लेते हैं। इन क्वेश्चन नंबर 33 ए एंड बी टू यूनिट वेक्टर्स हैं सच दैट द एंगल बिटवीन दो रेखा। तो इसका मतलब वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की अगर मैं बात करूं, तो हम क्या कहेंगे कि सर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड एंड साइन ऑफ थीटा बिटवीन द, और एक एन कैप लग जाएगा क्योंकि डायरेक्शन वेक्टर है,
तो इस दोनों यूनिट वेक्टर है 1 इंटू 1, यहाँ से आ जाएगा 1/√2 और एन कैप इस तरीके से लिखते हैं। अगर डॉट की बात करें, ए डॉट बी की बात करें, तो उसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाए, पहले का वेक्टर का मैग्नीट्यूड दूसरे का और कॉस ऑफ थीटा आ जाएगा। ओके सर, चलो तो डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं कि हमसे कह रहा है कि कॉस थीटा इक्वल टू एंगल बिटवीन द टू वेक्टर कॉस थीटा। दो वेक्टर आपको दे रखे हैं, दिस वन उसके साथ डॉट करना है। तो चलो भैया वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का डॉट विद कर लेते हैं, वेक्टर ए प्लस 2b वेक्टर और सर प्लस का 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। एक चीज़ तो क्लियर है। अच्छा, इन दोनों का मैग्नीट्यूड भी नीचे कंसीडर करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और दूसरे का वेक्टर ए प्लस 2b प्लस 2 देन ए क्रॉस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। ये एक्चुअली में अगर हम सॉल्व कर पाते तो हमें आंसर मिल जाएगा जो भी पूछ रहा है। पहले हम कॉस थीटा देख लेते हैं कितना बनना है। ठीक है, हमारे पास इतना टर्म है। ओके सर, एक बार को अगर मैं इसका डॉट निकालूँ तो सारा आइडिया मिल जाएगा। सी अगर मैं इसका पहले वाले के साथ डॉट करता हूँ, हमारे पास कितना आएगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी देन 2 वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी। और इसके साथ तो जीरो हो जाएगा क्योंकि ये क्रॉस है, डॉट विद दिस वन। ठीक है, तो अलग अलग प्लेन में लाई कर रहे हैं विद एंगल 90, तो प्लस ऑफ जीरो डिवाइडेड बाय नीचे कितना आ जाएगा। अब हमें एक चाहो तो इसको सेपरेटली आप कर सकते हो। देखो बेटा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड की अगर मैं बात करूं, सो वी कैन ऑल्सो राइट व्हाट सर, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का डॉट विद वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी लाइक इन दिस फॉर्म। सो इट विल बी वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी लाइक इन दिस फॉर्म वी कैन राइट। सो ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर। ओके जी, अभी मैंने निकाला था ए डॉट वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी जो कि आपका ये था, दोनों का मैग्नीट्यूड 1 देन 1 यहाँ से था cos 45 1/√2, तो 1/√2 आपका ए डॉट बी हमें मिल गया था। चलो यहाँ पे एक बार को पुट करते हैं, तो पुट करने पे हमें एक्चुअली में हमें मिल जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल टू आ गया 1 प्लस 2, यहाँ पे डाल दिया 1/√2 प्लस 1, तो हमारे पास आ गया 2 प्लस ये √2 टाइम्स, तो हमारे पास आ गया √2। ओके सर, और हमें वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड की बात करनी तो होल रूट ओवर लगा दो दिस वन। सेम भी क्या करना है, अच्छा ये डाटा हम यहाँ पे यूज करना है यहाँ पे, तो मैं अभी लिख देता हूँ ये जो वैल्यू निकली थी √2 प्लस √2, यहाँ पे वैल्यू मैंने कंसीडर कर दी ना। अब हमें चाहिए सेकंड की वैल्यू, दिस वन, इसकी वैल्यू। तो अगेन इसको हम क्या लिखेंगे, हमें दे रखा है वेक्टर ए प्लस 2b वेक्टर प्लस 2 वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड बताना है। तो अगेन इसका स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका इसी के साथ डॉट करना है ना, कर लेते हैं इसका इसी के साथ डॉट। ठीक है, सेम पैटर्न में हमें करना है फॉलो। कैसे, इसका इसी के साथ में पहले पूरा लिख देना वेक्टर, इसी वेक्टर के साथ में क्या करना है, डॉट ले लेना है इसी वेक्टर के साथ में। तो चलो सर, मैंने क्या किया, प्लस 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी और इसी का इसी के साथ में डॉट किया। तो अल्टीमेट बेटा आप चाहो तो कर लेना प्रॉपरली, क्योंकि ये थोड़ा सा कैलकुलेशन बेस्ड है, तो आप करना, जब करोगे सॉल्व तो आपके पास जो आई थिंक वैल्यू जाएगी वो मैं डायरेक्टली यहाँ पे कंसीडर कर देता हूँ 5 प्लस 2√2 प्लस 2। ठीक है, और जब हम यहाँ से स्क्वायरिंग वाला हटाएंगे तो यहाँ पे अगेन एक रूट लग जाएगा, हमारे पास आ जाएगा वेक्टर ए प्लस 2b वेक्टर प्लस 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब क्या करना है, इस वैल्यू का भी यूज हमें यहीं पे करना है। तो हमारे पास अल्टीमेट अगर देखा जाए √7 प्लस 2√2 वैल्यू आ रही है, रूट ओवर है ना। तो फिर से मैंने यहाँ पुट किया √7 प्लस 2 रूट ओवर, ये हमारे पास यहाँ वैल्यू आ गई। चलो भाई ऊपर की वैल्यू भी देख लेते हैं, हमारे पास यहाँ से तो बन जाएगा 1, यहाँ से बन जाएगा हमारा 1 और 2 टाइम 2 बन जाएगा, तो हमारे पास आ गया 1 प्लस 2 और ये आपका 3 टाइम्स आ जाएगा 3 इंटू 1/√2 और नीचे हमारी वैल्यू लिखी हुई है √2 प्लस √2, ये हमारे पास हो गया 7 प्लस 2√2 और ये इक्वल टू में दे रखा है कॉस ऑफ थीटा। सर एक्चुअली में हमें स्क्वायरिंग करना है क्योंकि क्वेश्चन में जो पूछ रहा है वो स्क्वायरिंग का ही टर्म है, तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 3 प्लस 3/√2 और का होल स्क्वायर, और यहाँ से आ जाएगा हमारे पास, यहाँ से आ जाएगा 2 प्लस √2 और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 7 प्लस 2√2। अल्टीमेट यहाँ तक आ गया। ओके सर, और अगर मैं एक काम करूँ, इसको और सिंप्लीफाई करूँ तो हमारे पास 3√2 प्लस 3 और ये आ जाएगा 1/2 बाहर
और इसका आ जाएगा होल स्क्वायर डिवाइड बाय, अगर मैं यहाँ से √2 कॉमन लूँ तो हमारे पास आ जाएगा √2 प्लस 1 और यहाँ आ गया 7 प्लस 2 √2। ठीक है, तो अगेन मैं थोड़ा एक स्टेप आगे लिखना चाहूँगा। देख बेटा, यहाँ से आ गया 1/2 बाहर है और यहाँ से अगर मैं 3 बाहर लूँ तो हमारे पास 9 आ जाएगा, तो हमारे पास बचेगा √2 प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, इसका भी √2 बाहर था तो √2 प्लस 1, यहाँ से है 7 प्लस 2 √2। अगेन एक पावर कट जाएगी, यहाँ से हमारे पास आ गया 9/2 √2 और यहाँ है √2 प्लस 1 और डिनोमिनेटर में दे रखा है 7 प्लस 2 √2। अल्टीमेट क्या करना है ये इसके आगे मैं बता देता हूँ, आपको रैशनलाइज कर लेना है ना डिनोमिनेटर को। तो जब रैशनलाइज करके आप प्रॉपरली टर्म्स को लिखते हो तो जो आपका फॉर्मेट बनेगा वो मैं बता देता हूँ, वो आपका कुछ इस तरीके से आएगा 2 इंटू 17 प्लस 18 √2 और दिस मल्टीप्लाई विथ कॉन्जुगेट का इसका साइन लेके आपको करना था, तो फिर आ जाएगा आपका कितना होगा, आई थिंक चलो देख लेते हैं क्या दिक्कत है, जस्ट वेट, क्योंकि डाटा इतना मेरे माइंड में भी नहीं मेमोराइज रह पाता है। 9/2 √2, बट ये है कि कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए हमें। ठीक है, इसका रेशनलाइज करते तो ऊपर जाएगा 7 माइनस 2 √3 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 49 माइनस 8। ओके, तो हमारे पास आ गया 9/2 √2, यहाँ से आ गया 41 और सर हमारे पास आ गया √2 प्लस 1 और 7 माइनस 2 √3। ओके, ये हमारे पास अल्टीमेट वैल्यू आ गई कॉस स्क्वायर थीटा का। ठीक है सर, कॉस स्क्वायर थीटा को मैं इस वैल्यू को यहाँ से शिफ्ट करता हूँ, जहाँ हमसे क्वेश्चन पूछा है वहाँ पे यूज करना है। ठीक है जी, आई थिंक थोड़ा कैलकुलेटिव हो गया कॉन्सेप्ट को समझाने में, कोई दिक्कत नहीं, बट आप एक बार को अगर क्वेश्चन समझ गए तो उससे रिलेटेड अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो बना ले जाओगे। सर यहाँ तक है, अब ये 164 का मल्टीप्लाई भी कर रहा है, तो एक्चुअली वो कट जाएगा 164 का मल्टीप्लाई विद कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये 9 डिनोमिनेटर में 82 इंटू √2 लिखा हुआ है। ठीक है, 82 इंटू √2 और ये जब आप मल्टीप्लाई करोगे √2 प्लस 1 और यहाँ पे 7 माइनस 2 √2, तो आफ्टर कैलकुलेशन ये 164 का मल्टीप्लाई है ना 164, तो 2 टाइम्स कट जाएगा, तो अगेन ये √2 आ जाएगा, तो आपके पास आ गया 9 √2। बाकी मल्टीप्लाई है प्रॉपरली, जब आप इसको सॉल्व करोगे सारे के सारे टर्म्स को अरेंज करके, तो आपका ऑप्शन ए मैच कर जाएगा। ठीक है, आप चाहो तो एक बार को कैलकुलेट करके देख लेना, यही आंसर बनेगा। ओके सर, तो थोड़ा कैलकुलेटिव था, नो डाउट क्वेश्चन अच्छा था और कॉन्सेप्चुअल था, बट ज़रूरी नहीं सारे क्वेश्चन ही लेंथी हो, बट हमें क्या करना है थोड़ा कॉन्सेप्ट डीप में जानना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में तभी क्वेश्चन बन सकते हैं और खासकर मैथ्स में थोड़ा तो टाइम टेकिंग रहता ही है क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 की बात कर लेते हैं, दिस वन क्वेश्चन। ओके, अगर मैं इसमें इस क्वेश्चन की बात करूँ तो इसमें आपको बोल रखा है उसने कि ये एक रिलेशन है ए कॉस थीटा बी साइन बी कॉस जो भी एंगल है ना, फिर आपसे कह रहा है कि एक वेक्टर है, एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स बताना। तो सबसे बढ़िया क्या है ना उपाय, मैं आपको बताता हूँ, एंगल बिटवीन द वेक्टर जो पूछ रहा है, तो कॉस थीटा इक्वल टू दोनों का मल्टीप्लाई कर दे, तो तेरे पास कितना आ जाएगा। हम्म, अच्छा एंगल तेरे को ऑलरेडी वेयर थीटा दे रखा है π/9, देन द एंगल बिटवीन द दिस वन वेक्टर। ओके, दिस वन वेक्टर बताना है। ओके सर, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, एक तो पैटर्न ये हो गए, डिनोमिनेटर में आ जाएगा √a² प्लस b² प्लस c² और इंटू यहाँ पर भी आ जाएगा b² प्लस c² प्लस a²। अरे सर डिनोमिनेटर में तो 1 वैसे भी बन गया, डिनोमिनेटर में तो 1 वैसे भी बन गया, क्योंकि ऑलरेडी डाटा दे क्या दे रखा है, ये 1 दे रखा है। दैट मीन्स हमें सिर्फ ये चेक करना है कि कॉस थीटा इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए देखना है, दिस वन ओनली सॉल्व करना है। तो सर एक काम करते हैं, वो क्या, हम यहाँ से निकालते हैं ए बी और जो भी निकालना है ना, क्योंकि हमें ए कॉस थीटा हमें ये दे रखा है, ए कॉस थीटा इक्वल टू बी कॉस थीटा प्लस 2π/3 और इक्वल टू दे रखा है सी कॉस थीटा प्लस 4π/3 और मैंने इसको मान लिया लैम्डा, कुछ ना कुछ कंसीडर कर लिया। ओके, इसको मैंने कंसीडर कर दिया लैम्डा। ओके जी, अच्छा जी, लैम्डा अगर कंसीडर कर दिया तो चलो आगे देखते हैं। सर अगर मैं ए की वैल्यू देखूँ तो हमारे पास आ गई लैम्डा वाई कॉस थीटा, बिल्कुल, और बी की अगर मैं बात करूँ तो बी हमारे पास कितना आ जाएगा, लैम्डा वाई कॉस थीटा प्लस 2π/3 एंड सी की बात करेंगे तो लैम्डा वाई कॉस थीटा प्लस 4π/3, हमारे पास ये आ गई। अब हमें करना क्या है, ए भी देखना है,
तो कॉस थीटा इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा ए बी, तो ला जाएगा लैम्डा स्क्वायर बाय कॉस थीटा, देन कॉस थीटा प्लस 2 पाई बाय 3 आ गया। सिमिलरली प्लस लैम्डा स्क्वायर बी और सी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा कॉस थीटा प्लस 2 पाई बाय 3, यहाँ से आ जाएगा कॉस थीटा प्लस 4 पाई बाय 3। सिमिलरली थर्ड आ जाएगा लैम्डा स्क्वायर बाय सी ए, तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस थीटा प्लस 4 पाई बाय 3 और आ जाएगा कॉस ऑफ थीटा। ये हमारे पास आ गया। अगर मैं यहाँ पे अगर इस चीज़ को समझूँ अच्छे से, तो कॉस थीटा और लैम्डा स्क्वायर तो मैंने बाहर ले लिया और एलसीएम आ जाएगा कॉस थीटा प्लस 2 पाई बाय 3 और कॉस थीटा प्लस 4 पाई बाय 3, और न्यूमरेटर में कितना आएगा वो देख लें। जब कॉस थीटा प्लस 2 पाई बाय 3, तो यहाँ पे आएगा कॉस थीटा प्लस 4 पाई बाय 3। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाएगा कॉस थीटा, यहाँ पे आ जाएगा आपका कॉस थीटा प्लस 2 पाई बाय 3। ये हमारे पास अल्टीमेट आ गया। और एक चीज़ याद रखना, आगे पूरा सॉल्व करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि सिर्फ इस पैटर्न को पकड़ना है, इस पैटर्न को पकड़ना है। ठीक है, थीटा यहाँ पे क्या आपका एंगल पाई बाय 3 का 4 टाइम्स, जो कि 240 होता है, पाई बाय 3 का 2 टाइम्स जो कि आपका 120 होता है। ये जो एंगल्स है इनका सम 360 होता है। तो एक प्रॉपर्टी है आपकी कि जब भी कॉस थीटा प्लस 2 पाई बाय 3 प्लस कॉस थीटा प्लस 4 पाई बाय 3, आप चाहो तो कॉस सी प्लस कॉस डी लगा के देख लेना, इसका रिजल्ट 0 ही होता है। दैट मीन्स अगर तेरे को न्यूमरेटर 0 मिल गया, सो वी कैन से कॉस थीटा इक्वल टू 0 ही आ गया। ठीक है सर, कॉस थीटा कितना आ गया 0। तो एंगल बिटवीन द टू कॉस थीटा इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, कॉस थीटा कब 0 होता है, जब थीटा कहाँ लाई करे वाई एक्सिस पे। सो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। आई होप यू विल गेट द राइट आंसर इन राइट फॉर्मेट। ओके, सो वी विल मूव। आई थिंक इतने ही क्वेश्चंस थे जो मैंने डिटेल में डिस्कस किए आपके। और ऐसे ही हम जो आपके Q12 क्वेश्चंस हैं मेंस के प्रैक्टिस शीट के, वो डिटेल में डिस्कस करते रहेंगे। और जो पिछले लेक्चर्स हैं उनको भी हम कंटिन्यू करेंगे, बट साइड बाय साइड इट विल टेक सम टाइम। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।